हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ जोलॉजी। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल और क्लासेस ऑफ टॉक्सिकेंट। तो लास्ट टाइम बेसिकली हमने दो क्लासेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहले बात की थी अबाउट मेटल्स और कल हमने बात की थी पेस्टिसाइड के ऊपर। आज हम बात करेंगे हमारी बाकी क्लासेस के ऊपर के ऑर्गेनोमेटालिक मटेरियल क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या होते हैं, नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं और रेडिएशंस क्या होती हैं, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके किस तरीके से टॉक्सिसिटी को क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बेसिकली ये वर्ड दो चीज़ों से ड्राइव है। एक तो हमें इसके अंदर वर्ड नज़र आ रहा है ऑर्गेनो, और दूसरा इसके अंदर मेटालिक्स। सो बेसिकली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मेटल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और मेटल जो है वो लिंक्ड होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिंक्ड विद मेटल्स इज बेसिकली नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अगर इनकी टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते हैं दे आर हाईली लिपोफिलिक। ज़्यादा लिपोफिलिक होने की वजह से दे कैन क्रॉस इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड इंटर इनटू द सेल एंड टिश्यू। इसी वजह से इनकी बायो कामुलेशन ज़्यादा होती है, यानी सेल के अंदर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी और जमा होने की एबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। इवन दे कैन मैग्नीफाई, बायो मैग्नीफाई। बायो मैग्नीफाई का सिंपल ये मतलब है कि जब ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रैवल करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इनका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। तो सो दे कैन बायो मैग्नीफाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टैक अबाउट ट्राईब्यूटाइल टिन, TBT। TBT basically is a organometallic compound that consists of tin and butyl. So combination of both organic compound and a metal tin. So it is known as tributyl tin, and TTP basically known as triphenyl tin. ये बेसिकली पेंट से हासिल किए जाते थे। पेंट जो थे ये इनका सोर्स थे। वो पेंट्स जो बेसिकली एंटी फॉलिंग के तौर पर इस्तेमाल होते थे, स्पेशली शिप्स वगैरह के अंदर। शिप्स वगैरह के अंदर इन पेंट्स को यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें TBT को यूटिलाइज किया जाता था ताकि जो शिप है उसका जो कलर है वो डिस्ट्रॉय या वो ख़राब ना हो। और इसी वजह से इन पेंट्स को जो है वो बोट हुल्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता था। अब बोट के जो हुल्स होते हैं बेसिकली ये अलजी और बर्नैकल के अटैच होने की वजह से ये डैमेज हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए पेंट लगाया जाता है इनके ऊपर TBT का बेसिकली, ठीक है। सो इनका प्राइमरी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो वेरी नॉन स्पेसिफिक होता है। सो बेसिकली जो TBT है हमारे पास ये लिपिड सॉल्युबल वीक एसिड होता है, और इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है या किस तरीके से ये टॉक्सिसिटी करता है, ये बेसिकली जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ये इसको डेसिपेट कर देता है। तो उन तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन को रन करते हैं। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर एरोबिकली ग्लूकोज को ब्रेकन डाउन किया जाता है, उनके अंदर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। सिंपली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है इसको ये डिस्टर्ब करके अपनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो बेसिकली अब इन पेंट्स को जो है वो बैन कर दिया गया है। बोट्स वगैरह के पेंट के अंदर जो है वो TBT को यूटिलाइज नहीं किया जाता ताकि ये टॉक्सिसिटी क्रिएट ना करे। और इनका एक अहम जो इम्पैक्ट है वो ये है इम्पोसेक्स इन मलस्कन्स के अंदर क्या करता है, सेक्स को रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी फीमेल ऑस्ट्रस भी मिली जिनके अंदर जो है वो पीनस डेवलप हो चुका था, यानी थी फीमेल लेकिन उनके अंदर क्या हो चुका था, पीनस डेवलप हो चुका था और वो रिप्रोडक्टिवली इनफर्टाइल थी। सो इसको कहते हैं इम्पोसेक्स, जिसके अंदर फीमेल के अंदर जो है वो मेल लाइक जो करेक्टर हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके से इसको ऑब्जर्व किया गया कि फिश के अंदर ये कंटेमिनेशन करता है और वहां पे भी ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को जो है वो अराइज करता है। So next compound is the organic compound. So we know that basically organic compounds are dot that are basically consist of carbon to carbon bond, and we know very well about अल्केन्स। और हमें ये भी पता है कि जो अल्केन्स होते हैं इनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है, और जो जो अल्केन्स होते हैं इनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और जो अल्केन्स होते हैं इनमें कार्बन टू कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड पाया जाता है।
और इसी तरह हमारे पास दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड आ जाते हैं, जैसे कि फिनॉल के ऊपर कंसिस्ट है वो कंपाउंड, इसी तरीके से एमिडाजोल वगैरह और बेंजीन रिंग वगैरह कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, इनकी एक वास्ट वैरायटी पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें से जो ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये बेसिकली पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो कि पॉली एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर बेसिकली आते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो ऑयल पोल्यूशन की वजह बनते हैं। जब ऑयल वगैरह स्पिल होता है सी और ओशंस के अंदर, तो वहाँ पे ऑयल्स के अंदर मौजूद होने की वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। इसके अलावा जो पेपर और मिल्क के फ्लूइड्स होते हैं, इनके अंदर भी जो है ये बड़ी मकदार में मौजूद होते हैं। इस वजह से ये हाइजीन प्रोडक्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी ऑयल की वजह से, पेपर की वजह से, पल्प और मिल इफ्लुएंट्स के अंदर शामिल होने की वजह से, और पर्सनल जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर होने की वजह से ये टॉक्सिसिटी को क्रिएट करती हैं। और इन कंपाउंड के जो है वो लिपोफिलिसिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ईजिली जो है ये बायो कामुलेट हो सकते हैं, बायो मैग्नीफाई हो सकते हैं, और सिंपली ये फूड चैन के अंदर इंटर होकर ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिसिटी को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लास इज दी अबाउट एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। बेसिकली एंडोक्राइन डिसरप्टर्स के अंदर वो तमाम के तमाम केमिकल आ जाते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, या हार्मोन का जो साइकिल होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंडोक्राइन डिसरप्टर है हमारे पास, इसकी एग्जांपल आ जाती है एस्ट्रोजन एगोनिस्टिक्स। जो एस्ट्रोजन एगोनिस्टिक है, बेसिकली इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर अटैच होते हैं और उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और ये पाई किन के अंदर जाते हैं, स्पेशली उन पिल्स के अंदर, उन मेडिसिन के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, इनके अंदर नेचुरली और आर्टिफिशियली मेड एस्ट्रोजन मौजूद होते हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। इसके अलावा ये फाइटो एस्ट्रोजन्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, और इवन जो कुछ लोग सनस्क्रीन कंपाउंड लगाते हैं, इनके अंदर भी ये एस्ट्रोजन एग्नोस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कंसीव करने की एबिलिटी को जो है वो डैमेज करते हैं। एंड्रोजन एस्ट्रोजन एगोनिस्टिक्स, जो हमारे पास एंड्रोजन एगोनिस्टिक है, बेसिकली ये एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, और इसके अलावा ये जब एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो उनको ये एक्टिवेट कर देते हैं। प्लस ये नेचुरली और जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं इनके अंदर ये पाए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर ये पाए जाते हैं, और सनस्क्रीन्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन एस्ट्रोजन एंटागोनिस्टिक्स। जो एंड्रोजन एस्टागोनिस्टिक है, जब ये बेसिकली एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं तो इनकी एक्टिविटी को ये डिमिनिश कर देते हैं, यानी इसकी प्रोडक्शन को ये रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। सिमिलरली एंड्रोजन एंटागोनिस्टिक जो है ये एंड्रोजन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होते हैं और इनकी भी एक्टिविटी को ये डिमिनिश कर देते हैं। यानी जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं एंड्रोजन एग्नोस्टिक और एस्ट्रोजन एग्नोस्टिक्स, ये दोनों क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं जब ये एस्ट्रोजन और एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन एंटागोनिस्टिक है, ये जब इनके रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं तो इनकी प्रोडक्शन को ये इनहिबिट कर देते हैं। सिमिलरली जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेटाबॉलिक स्टेप होते हैं इनको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन की प्रोडक्शन और इनकी ब्रेक डाउन है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की, इनके साइकिल को ये डिस्टर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। So now last one class is about second last class is about nano material. नैनो मटेरियल बेसिकली उन मटेरियल्स को कहते हैं, उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनका जो डायमीटर है वो 1 से लेके 100 नैनोमीटर के अंदर जो है वो बेसिकली फॉल करता है। नैनो मटेरियल इज नथिंग एल्स बट इट्स अ मेटल आयंस। ये कौन से मेटल आयंस होते हैं, ये बेसिकली पानी के अंदर मौजूद मेटल आयंस होते हैं, और पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनके अंदर ये टॉक्सिसिटी को क्रिएट करते हैं। स्पेशली जब ये मेटेलिक आयन पाइनोसाइटोसिस के जरिए जो है वो गिल्स के अंदर अपटेक किया जाते हैं, या फिर फूड के जरिए जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक गट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे अपटेक होते हैं और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके टॉक्सिसिटी को क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से जब ये किसी जानदार की बॉडी के सरफेस के साथ जो है वो कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की जो है वो वजह बनते हैं। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब ये एंटर होते हैं तो वहाँ पे ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है वो बनाते हैं, और इसके बारे में एक पॉसिबल थ्योरी ये दी जाती है कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है ये इनको ख़त्म करने के लिए जो है वो बॉडी बनाती है ताकि इनको बॉडी से एरेडिकेट किया जा सके। So last one class is about the radiation. As we know there are three major type of radiation: alpha, beta and gamma radiations. So basically जो अल्फा रेडिएशन होती हैं ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। दे हैव हाईएस्ट
एनर्जी लेवल अमंग ऑल दी थ्री टाइप ऑफ रेडिएशंस, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन, सो अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो कम होती है, और स्किन की, क्योंकि स्किन जो है वो ऑर्गेनिज्म की थिक होती है तो इसके अंदर ये कम ही पेनिट्रेट कर पाती है। लेकिन हाँ, अगर ये पार्टिकल जो है वो एक दफ़ा स्किन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाए, सेल के अंदर चले जाएं, तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, क्रोमोसोम को डैमेज करते हैं, सेल को डैमेज करते हैं, ये प्रोटीन की डीनेचरेशन करवा देते हैं, और इवन ये सेल मेम्ब्रेन को जो है वो लीक करवा देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन के कितने डेंजरस हो सकते हैं अगर बात की जाए कि प्लूटोनियम 238 के अंदर, तो इसके अंदर इनकी जो नैयत होती है वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के ऊपर। ठीक है, तो जो प्लूटोनियम ये भी अल्फा मीटिंग आइसोटॉप है, ठीक है, और ये भी बहुत डेंजरस होते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है जी बीटा रेडिएशन। सिंपली व्हाट इज द बीटा रेडिएशन? बीटा रेडिएशन इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स। पॉजिट्रॉन फास्टली मूविंग पार्टिकल होते हैं, तो इनकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? बीटा रेडिएशन कहते हैं। बीटा रेडिएशन की जो एनर्जी है ये अल्फा रेडिएशन के मुकाबले में कम होती है, लेकिन दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू अल्फा रेडिएशंस। इनकी एनर्जी का अनुसार जो एटम है या जो एलिमेंट है जिससे ये इमिट हो रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ये ट्राइटियम या सल्फर से निकलते तो इनकी एनर्जी लेवल कम होता है, लेकिन अगर यही फास्फोरस और सोडियम से रेडिएशन निकले तो इनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। सो रेडियो एक्टिविटी या जो रेडिएशन निकलती है इसका सोर्स बेसिकली क्या है? एक्वेटिक एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो इसकी एक बड़ी वजह है, और इसी तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं जो न्यूक्लियर रेडिएशंस को ट्रीट करते हैं। और तीसरा आ जाते हैं यूरेनियम माइन इफ्लुएंट्स। जब यूरेनियम की माइनिंग की जाती है तो उसमें से इसके इफ्लुएंट निकलते हैं जो कि रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। तो ये तमाम के तमाम सोर्सेज है जहाँ से रेडिएशन जो है वो इरेडिकेट होती हैं। और कुछ जो है वो कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर जो है जैसे कि ग्रेनाइट रेड ब्रॉक्स एरिया के अंदर, ये भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, और इसी वजह से दूसरे न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटेड प्लांट जैसे कि मिलिट्री पर्पज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी मरीन कंटेमिनेशन की एक बड़ी वजह बनते हैं, और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके ये क्रोमोसोम को स्पेशली डैमेज करते हैं, और वहाँ पे ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, और बहुत सारी म्यूटेशन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्रिएट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी डिस्क्रिप्शन हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की क्लासेज ऑफ टॉक्सिकेंट की। थैंक यू सो मच।